कल के बाजार में क्या रिकवरी आती हुई नजर आएगी, बाजार में कब वापस से पॉजिटिविटी हमें नजर आएगी, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पेस 360 के को फाउंडर और चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट अमित गोयल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सवा लाख टके का में। थैंक यू सो मच मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आपका और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर सवाल जवाब शुरू करेंगे दर्शकों के सवालों पर ही जो है हमारा पूरा शो है। लेकिन अगर आज का बाजार देखें सर, हम जैसा कि मैंने कहा लगातार 7वां दिन जब बाजार गिरता हुआ टूटता हुआ नजर आया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चिंताएं अब यूएस ईरान को लेकर है, क्रूड ऊपर जा रहा है, यूएस बॉन्ड यील्ड है, साथ ही ऐसा विषय है जिसकी वजह से मार्केट में टेंशन जो है लगातार बरकरार है। आप कैसे देख रहे हैं बाजार पर, क्या कुछ असर आने वाले दिनों में? देखिए, मार्केट जो है हमारा डाउन जा रहा है क्योंकि जैसा आपने खुद ही कहा, क्रूड का दोबारा से बढ़ना और कोई क्लियर विजिबिलिटी नहीं होना कि ये वॉर कब तक सिचुएशन रिजॉल्व होएगी, कब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा दिव्या की बात सिर्फ यहाँ पे क्रूड की नहीं है, बात गैस की भी है और बात जो है वो एलो है, फर्टिलाइजर्स की भी है, बहुत तमाम चीजों की है। और प्लस गल्फ से हमें बहुत रेमिटेंसेस आते हैं, हमारा बहुत बिजनेस होता है गल्फ से। तो इंडिया डेफिनेटली जो है वो एक टफ स्पॉट में है बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर। इस वजह से जो है हम देख रहे हैं कि मार्केट लगातार 7 दिन गिरा है। बट मेरा मेरा ऐसा अनुमान है कि मार्केट एक बार फिर से जो है थोड़ा चढ़ेगा। हालांकि कुछ दिन लग सकते हैं, मगर मुझे लगता है मार्केट में एक बार फिर से रिकवरी बनेगी। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। लोगों के सवाल आ रहे हैं, एक दो सवाल लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग अपनी जारी रखेंगे। एक सवाल है हमारे दर्शक है धनकर, इनका सर आपसे जानना चाह रहे हैं बीएससी के 50 शेयर इन्होंने खरीदे, 3645 पर एवरेज किया था, अभी आगे इनको क्या करना चाहिए? अगर करंटली में देखूं बीएससी 3347 पर आज के बाजार में जो हमें नजर आया, इनकी क्या स्ट्रैटेजी हो आगे की? देखिए, मैं बीएससी के शेयर पे मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स थोड़े कम हो रहे हैं और ये जो नए जो रूल्स आए थे रिलेटेड टू बैंक गारंटीज, जहां पे कि ब्रोकर्स की जो है वो बैंक गारंटीज एक्सपोजर पे जो है वो थोड़ी लिमिटेशंस आई हैं, उसके वजह से जो मार्केट में जो एक तरीके से जो मनी का जो फ्लो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ है और उसके वजह से जो है वो टर्नओवर्स थोड़े से कम हुए हैं। सो मुझे लगता है कि बीएससी जो है वो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हमें ध्यान रखना होगा कि एनएससी का आईपीओ अगले महीने आ रहा है एंड एनएससी और बीएससी में बहुत इंटेंस कंपटीशन है फॉर इंक्रीजिंग देयर मार्केट शेयर ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि बीएससी का शेयर शायद ज्यादा आउट परफॉर्म ना कर पाए। तो अगर यहां से कोई रिकवरी बनती है और ये शेयर अगर 3500 के रेंज में जाता है, तो आई थिंक वहां पे एक बार जो है वो अगर एग्जिट कर जाएं, मुझे लगता है वो बेहतर होगा कि एग्जिट करके आप किसी और शेयर को खरीदें, बजाय इसके कि आप बीएससी के शेयर को ही आप होल्ड करें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, वैसे सर स्टॉप लॉस कितना अभी फिलहाल लगाकर चले इस लेवल को देखते हुए? देखिए, चूंकि ये इन्वेस्टर हैं, इन्होंने डिलीवरी उठाई हुई है, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टॉप लॉस लेके चले, मगर फिर भी अगर वो चलना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 3250 के करीब स्टॉप लॉस कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा वेट करें तो एटलीस्ट 3500 का जो लेवल है वो आना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बीएससी का स्टॉक अब जो है निफ्टी 50 में एंटर करने जा रहा है, तो वहां पे कुछ इंस्टीट्यूशनल उसके इनफ्लोज भी रहेंगे आने वाले समय में। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बीएससी का शेयर दोबारा एटलीस्ट 3500 चले जाए ओवर द नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स। ठीक है सर, 3500 तक का नजरिया जो है बीएससी लिमिटेड में सर ने अपना दिया है। अच्छा सर, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपकी राय हम जानना चाहें, क्योंकि कच्चे तेल का जिक्र मैंने पहले भी किया, लगातार प्राइसेस हाई जा रहे हैं, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन पर आप कैसे देख रहे हैं? क्या प्रेशर और ज्यादा बिल्ट होता हुआ नजर आएगा? कुछ एक शेयर अगर उठा लें, ओएनजीसी देख लें, इसके अलावा बीपीसीएल देख लें, कैसे देख रहे हैं फिलहाल?
देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेसिकली तीन हैं: बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी। ये हमारी तीन सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, और ये अभी प्रेशर में हैं बिकॉज यूपी इलेक्शंस तक गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ा पाएगी। एंड अगर ईरान वॉर सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती तो क्रूड ऑयल नहीं गिरेगा। तो आई थिंक इनके मार्जिन्स अंडर प्रेशर रहेंगे एटलीस्ट टिल यूपी इलेक्शंस, इफ नॉट लॉन्गर। तो मैं वहां पे खरीदारी की सलाह जो है वो नहीं दूंगा। रही बात ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, जो कि अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज हैं, जो कि एक्चुअली ऑयल एक्सप्लोरेशन में हैं, वो जरूर अच्छा इस टाइम प्रॉफिट बना रहे हैं, मगर वहां पर ऑलरेडी हायर क्रूड प्राइसेस काफी हद तक रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो अनलेस एंड अनटिल क्रूड प्राइसेस और बढ़े तो अलग बात है, अदरवाइज वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मुझे नहीं लगती है। बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मैं नया निवेश अभी नहीं सजेस्ट कर पा रहा हूं। हाँ, अगर रेट 200, अगर बीपीसीएल फॉर एग्जांपल अगर 280 के करीब आता है, तो मुझे लगता है शायद हम वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुनीता चतुर्वेदी जी का सवाल पिक करते हैं। तीन चार शेयर हैं जिन पर सर की राय जानना चाह रही हूँ, उनमें से एक तो बीएससी ही है। इसके अलावा आदित्य इन्फोटेक पर एक बार बात कर लेते हैं। सर आदित्य इन्फोटेक है इनके पास, सुनीता जी के पास 3465 पर इनकी बाइंग है, और करंटली अगर देखें आदित्य इन्फोटेक को तो आज के बाजार में 3314 पर जो है ट्रेड हो रहा था। क्या आपकी राय रहेगी, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, बीएससी पे तो हमने अपनी राय प्रकट करी दी है, और वो ये जाहिर है वो इनके लिए भी एप्लीकेबल होगी। हम्म। और रही बात आदित्य इंफोटेक की, तो देखिए, मैं इंफोटेक स्पेस में अभी बुलिश नहीं हूं। आई थिंक इंफोटेक स्पेस में जो है, बिकॉज ऑफ द अनसर्टिनिटी अराउंड एआई, ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सी कंपनी विनर होगी, कौन सी कंपनी लूजर होगी। तो मैं अभी इंफोटेक या सॉफ्टवेयर सेक्टर में मैं बुलिश नहीं हूं। और एआई रिलेटेड हमारे पास लिस्टेड स्पेस में कुछ ज्यादा प्लेयर्स हैं नहीं। सो आई थिंक अगर ये हमारा सेशन अगर जून एंड या जुलाई बिगनिंग में हो रहा होता, तो मैं डेफिनेटली उनको आईटी और सॉफ्टवेयर में जाने की सलाह देता, बिकॉज शेयर्स बहुत ही ज्यादा बीटन डाउन थे। मगर अब एक काफी बड़ी रैली आ चुकी है, वहां से लेके अब तक ऑलमोस्ट इंडेक्स जो है वो 20% ऊपर जा चुका है। तो यहां पर मैं फिलहाल इतने दाम बढ़ने के बाद मैं पूरे के पूरे सेक्टर में ही अभी इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं हूं। ठीक है सर। इसके अलावा इनके पास सर एक शेयर है बालू फोर्ज का, इन्होंने 568 पर बाइंग करी थी। करंटली 538 पर बालू फोर्ज आज के बाजार में हमें नजर आ रहा है। 3 से 6 महीने का व्यू चाह रही हैं आपका? देखिए, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में तो अभी ओवरऑल चीजें अच्छी चल रही हैं, और पर्टिकुलरली जो फोर्जिंग इंडस्ट्री है, वहां पे डेफिनेटली चीजें अच्छी हो रही हैं, एंड नए नए मार्केट्स खुल रहे हैं। एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर और डिफेंस और बहुत सारे जो उनके एंड जो उनके यूजर्स हैं, वहां पे अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर शायद एक ठीक ठाक हो सकता है। अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर खरीदना है तो मे बी धीरे धीरे करके इसमें हम एंटर भी कर सकते हैं। सो मुझे यहां पर जो है कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है बाय रेकमेंड करने में। ठीक है सर। सर वैसे मैन्युफैक्चरिंग में और कोई पिक आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। बट अगर मैं कुछ स्टॉक्स की मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि संवर्धना अभी भी एक अच्छा एक स्टॉक हो सकता है। और मुझे लगता है कि इवन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे पर्टिकुलरली एक शेयर अच्छा लगता है। सो अलग अलग जो सब सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें हमें ध्यान से देखना होगा। बट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो डिफेंस स्पेस में और ऑटो स्पेस में, एंड इवन कैपिटल गुड स्पेस में, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करेगा। सो वहां पर हम जो है कुछ अकॉर्डिंगली हम लोग निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं।
और हमारे कौन से दर्शक हैं? अंकित पटेल हैं, एचडीएफसी बैंक पर जानना चाह रहे हैं। हमारी बीते 3-4 दिन में जो है चर्चा हो भी चुकी है एचडीएफसी बैंक पर काफी सारी, और गेस्ट के साथ एक बार सर का व्यू भी ले लेते हैं। सर, एचडीएफसी बैंक को आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं? हालांकि हमारे जो बायर हैं इन्होंने 719 पर 500 शेयर की बाइंग करी हुई है। आगे इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में अभी अपसाइड है। इस शेयर ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। एक तो पिछले 4 साल में बहुत अंडर परफॉर्म किया है मर्जर के बाद से, और प्लस अभी रिसेंटली जब से रिजल्ट्स आए हैं तब से बहुत अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े निराशाजनक थे। बट मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ को देखते हुए और एचडीएफसी की पोजीशनिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि एचडीएफसी अच्छा कर सकता है। और आने वाले महीने 2 महीने में मुझे लगता है कि देयर इज स्कोप कि एचडीएफसी में आपको कुछ एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो आई थिंक आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, एचडीएफसी बैंक होल्ड करने की सलाह सर की तरफ से। एक व्यूअर है चंद्रशेखर वर्मा, अभी फ्रेश बाइंग कहाँ की जा सकती है? ये आपसे जानना चाह रहे हैं सर। कौन से ऐसे सेक्टर, कौन से ऐसे शेयर आपको लग रहे हैं जहां पर फ्रेश बाय का मौका भी बायर्स के लिए है? मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, टुवर्ड्स बैंकिंग। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अपने आप में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वहां पे हम लोग निवेश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स हैं, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं लेने पड़ेंगे, आप सीधा इंडेक्स के ईटीएफ ले लीजिए। और मुझे लगता है कि लार्ज कैप फोकस्ड हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे हमने 2-1 शेयरों के नाम लिए हैं, वहां पे देख सकते हैं। डिफेंस में कुछ शेयर्स को देख सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि अगर आईटी स्टॉक्स दोबारा अगर गिरते हैं 8-10%, तो वहां पे फिर से एक नियर टर्म के लिए आप जो है निवेश कर पाएंगे। तो मल्टीपल आई थिंक अपॉर्चुनिटीज हैं, बट मोस्टली लार्ज कैप फोकस्ड हैं। जो हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं मोस्टली बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी ओनली ऑन अ डाउन साइड। तो यहाँ पे आई थिंक हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ठीक है। वैसे सर, आईटी पे इसके अलावा आपका क्या व्यू रहेगा? अगर मैं देखूं, आज हरे निशान में जो है आईटी नजर भी आया। बीते कुछ दिनों से हमें लग रहा था कि रैली जो है अब थोड़ी खत्म होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आगे के कुछ दिनों में किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? क्या अभी थोड़ा सा हाथ पीछे रखना चाहिए आईटी से? आई थिंक अभी तो रखना चाहिए पीछे, क्योंकि ऑलरेडी हमने आईटी में एक अच्छी एप्रिसिएशन होते देखी है पिछले 5-6 हफ्तों में। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए, जब तक कि कोई करेक्शन नहीं आ जाती उसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। मुझे यहां से कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है, बट अगर करेक्शन आती है तो मे बी हमें वहां पे हम देख सकते हैं। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी व्यूअर है मीतू सरीन, 2 स्टॉक्स हैं इनके, इन पर डिस्कशन कर लेते हैं। टाटा केमिकल्स है इनके पास, 40 शेयर की बाइंग है 650 के लेवल पर। आगे क्या करूं, ये जानना चाह रही हैं सर टाटा केमिकल्स में। आई थिंक टाटा केमिकल्स एक अच्छी कंपनी है, और टाटा ग्रुप की है। केमिकल सेक्टर में वैसे भी कई बड़े अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली बिकॉज ऑफ या तो कार्बन टैक्स क्रेडिट्स, और या फिर इसलिए क्योंकि कुछ कंट्रीज में केमिकल इंडस्ट्रीज की फैक्ट्रीज जो हैं वो क्लोजर हो रहे हैं, तो इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीद है। सो मेरी ऐसी फीलिंग है कि टाटा केमिकल्स जो है वो खरीदा जा सकता है, बट यू शुड बाय इट ऑन डिप्स एंड नॉट वेरी अग्रेसिवली। ठीक है। दूसरा स्टॉक है इनके पास सर एसीसी लिमिटेड, 28 शेयर 1520 के लेवल पर जो है इन्होंने बाइंग कर रखी है। क्या करें, क्या नहीं करें अभी? आई थिंक एसीसी बहुत नीचे आ गया है। मतलब ये शेयर बहुत इसने अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, और पर्टिकुलरली जब से अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया है तब से बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। बट मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहां से नहीं होना चाहिए, एंड इसको भी हमें बाय ऑन डिप्स पे आप थोड़ी बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक है। और सर अडानी पावर पे आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगी, कुछ सवाल उस पे भी आ रहे हैं कमेंट्स में हमारे। अडानी पावर में क्या फ्रेश बाइंग की सलाह अभी रह सकती है आपकी? अगर हाँ तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं अचीवेबल?
मैं अभी अडानी पावर में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अडानी पावर की जगह समथिंग लाइक टाटा पावर जो है मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अडानी पावर, कंसिडरिंग इसमें एक पीछे में बहुत अच्छी रैली आई थी, एंड मुझे अभी भी स्टॉक कोई अंडर वैल्यूड नहीं दिख रहा है। सो आई थिंक आई वुड रादर कीप आउट ऑफ अडानी पावर, एंड मैं जो है एनटीपीसी पे मैं बुलिश हूं, और मैं टाटा पावर पे भी पॉजिटिव हूं। ठीक है, फ्रेश बाइंग के लिहाज से भी सर? एब्सोल्युटली। चलिए, टाटा पावर और एनटीपीसी सर की सलाह में वरुणा जी का सवाल पिक करते हैं। हिंदुस्तान जिंक 601 पर 54 शेयर की बाइंग है करंटली। अभी देख लें तो 601 से गिरकर 555 पर आज के बाजार में जो हिंदुस्तान जिंक हमें नजर आ रहा था। जानना चाह रहे हैं कि एवरेज कहां तक करना है सर? मैं इसमें एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा दिव्या, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कमोडिटी या मेटल स्टॉक्स हैं वो उनका जो बेस्ट फेज है वो जा चुका है, और मुझे आने वाले समय में कमोडिटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि मुझे उसमें अंडर परफॉर्मेंस का एक संदेह है। तो मेरी राय ये रहेगी, हिंदुस्तान जिंक को आप एवरेजिंग मत कीजिए, जो आपने रखे हुए हैं वो आप चाहे होल्ड कर लीजिए, और जहां पे आपको अच्छा मौका मिलेगा, अगर कोई रैली आती है तो आप उसको वहां पे डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है सर। एक सर आपकी टिप्पणी सीईएससी पर भी चाहेंगे। आज 5% के आसपास जो है टूटता हुआ नजर आया। एक हमारे दर्शक हैं, उनकी 165 पर बाइंग भी है इसमें। आगे आप किस तरीके से क्या व्यू रख रहे हैं इस पे? देखिए, कैलकाटा इलेक्ट्रिक में पीछे एक बहुत अच्छी रैली, पर्टिकुलरली ने वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस जीते थे, तो लोगों को लगा कि भाई वहां पे बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, और वहां की जो कंपनीज हैं उनको फायदा होएगा। अगर मुझे लगा वो गेन्स में समय लग सकता है, वो इतना आसान नहीं है कि वो गेन्स आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। तो मैं अभी कैलकाटा इलेक्ट्रिक पे मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। मुझे लगता है पावर सेक्टर में प्रोबेबली टाटा पावर और एनटीपीसी बेहतर बेट्स हैं कंपेयर टू अडानी पावर या कैलकाटा इलेक्ट्रिक। ठीक है सर। सर अगर ऑटो पर थोड़ी सी नजर डालें, ऑटो की रैली बीच में अच्छी चली लेकिन अब फिर से जो है थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है। आपके क्या कोई फेवरेट काउंटर अभी फिलहाल ऑटो में मिल सकते हैं हमारे निवेशकों को? आई थिंक ऑटो मुझे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लग रहा है। देखिए, हमारा इंटरेस्ट टू व्हीलर स्टॉक्स में था, मगर अगर आप देखें बजाज ऑटो को वो 8,000 से 11,500 हो गया है, आयशर मोटर 6,500 से 8,000 हो गया है, टीवीएस मोटर 3,500 से 4,300 4,400 हो गया है। सो आई थिंक टू व्हीलर स्पेस में इवन एथर जो है काफी बढ़ चुका है और काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है। सो अभी हमारा टू व्हीलर स्पेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा एक थोड़ा बेहतर हो सकता है प्ले। बट मुझे ऑटो कॉम्प्लेक्स जो है ज्यादा अच्छा प्ले लग रहा है, जिसके वजह से मैंने आपको संवर्धना मैंने आपको मदरसुमी संवर्धना मैंने आपको रेकमेंड किया। तो मुझे लगता है कि अभी ऑटो सेक्टर जो है वो थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है, ओवर प्राइस्ड है। तो इसको बेटर है कि आप ऑटो कंपोनेंट या ऑटो एंसिलरीज या ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्ट्स के माध्यम से आप प्ले करें, रादर देन दी एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है सर। सर अगर कल के बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा समझना चाहें, हमारे अभी फिलहाल जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कल कैसा देख रहे हैं मार्केट को? किस तरीके की ओपनिंग रह सकती है, कैसा माहौल रह सकता है? क्योंकि आज के इनफैक्ट बीते कई 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार निराशा जो है हाथ लग रही है लोगों के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दिव्या, 7 दिन लगातार मार्केट्स गिरे हैं, तो सेंटिमेंट अभी थोड़ा अपसेट है, और लोगों को कुछ नुकसान भी लगे हैं लेवरेज पोजीशंस पे। मेरा ऐसा मानना है कि इमीडिएट डाउनसाइड ज्यादा नहीं है। ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है, जो फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, अब उसमें केवल 4 ही दिन बचे हैं। सो मुझे लगता है ट्यूसडे तक प्रॉब्लली हम लोग रेंज बाउंड रहेंगे। जहां तक कल की बात है, पॉसिबल है कि कल हमें थोड़ा बढ़ना चाहिए, बिकॉज 7 में से 7 दिन गिरने के बाद थोड़े से ओवरसोल्ड हम हो गए हैं। तो हो सकता है कि निफ्टी 50-100 पॉइंट ऊपर खुले और 24,200 या कहीं ऐसे रेट पे स्पॉट निफ्टी वहां पे आ जाए। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा होगा।
मगर बहुत ज्यादा अभी इमीडिएटली बढ़ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। सो जिसको अगर कोई स्टॉक बाई भी करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगले 4 दिनों में एवरेजिंग करके बाई कीजिए, थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का आप अपनी एवरेजिंग करके बाइंग कर लीजिए। होपफुली जो है वो सितंबर मंथ में जो है वो हमें कोई प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलना चाहिए। ठीक है सर। सर कल के मार्केट में कोई आपके फेवरेट पिक रहेंगे एक दो? देखिए एज सच कोई फेवरेट पिक्स मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा ध्यान इस टाइम इंडेक्स लेवल पे है। सो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है हम लोग बाइंग करने वाले हैं। कोई एज सच कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स नहीं है जहां पे हम अभी बहुत ज्यादा सडनली बुलिश हो गए हो, क्योंकि मार्केट ओवरऑल गिरी तो है मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी वो बाइंग वाले जो बहुत अच्छे जो अट्रैक्टिव लेवल्स होते हैं वो तो अभी नहीं आए हैं। सो ये है कि इंडेक्स में आप एक बाउंस प्ले कर सकते हैं। इट इज इजियर टू प्ले अ बाउंस इन इंडेक्स रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो हमारा ध्यान जो है वो मोस्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स और उनके ईटीएफ्स पे रहेगा। ठीक है सर। चलिए एक दो टिप्पणी और ले लेंगे। हमारे दो दर्शक हैं, उनका सवाल, अरविंदू जी का सवाल पटेल इंजीनियरिंग पे जानना चाह रहे हैं। 31 के लेवल पर 402 शेयर की बाइंग की थी इन्होंने, आगे का व्यू चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म का। सर पटेल इंजीनियरिंग। जी देखिए इन्होंने जो बाइंग की हुई है वो कितने पे की है इन्होंने दिव्या बाइंग? इनकी बाइंग थी सर 31 पर 402 शेयर की बाइंग थी, 31 पर ओके, 31। 31 रुपए पे। तो अभी उनको जो है अनफॉर्चुनेटली 10% का उनको नुकसान है। हम्म। सो मेरे हिसाब से देखिए कंपनी जो है वो ओवरऑल बुरा नहीं कर रही है। शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है कुछ टाइम में। सो मे बी आने वाले 3-4 दिनों में अगर वो थोड़ा सा अगर और ले लें तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो कोई एक अगर बाउंस मिलता है तो वहां पे शायद वो निकलने का सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी रैली आ जाएगी। मगर हाँ, अपने जो भी लेवल्स अभी हैं वहां से 8-10% की रैली आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिव्या। सो नीचे में थोड़ी है तो आप। चलिए लगता है सर के साथ थोड़े से नेटवर्क इशू जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे दर्शक हैं। राकेश जी हैं हमारे साथ, लगातार कमेंट्स में लिख रहे हैं हमारे सवाल आप पिक नहीं कर रही हैं, हम एक दो दिन से सवाल भेज रहे हैं। सर आपका सवाल पूरी कोशिश रहेगी अभी पिक कर लूं मैं और अभी सर से उनकी राय ले लूं। सर आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं बस यही कह रहा था दिव्या कि पटेल इंजीनियरिंग काफी टूटा है। ये पॉसिबल है कि वो एक नीचे से बाउंस ले और उनको कुछ एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल मिले तो नीचे में थोड़ी सी और बाइंग करके थोड़ा वेट कीजिए और मे बी सितंबर के मंथ में उनको थोड़ा सा एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है सर। फटाफट से एक नागेश्वर यादव जी का सवाल है, टाटा पावर आपने रिकमेंड किया तो ये टाटा टेक पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 710 पर ये बाइंग करके चल रहे थे टाटा टेक में। अभी सर आगे का क्या व्यू आपको दिख रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज में? आई थिंक ओवरऑल आगे का व्यू अच्छा लग रहा है। भले ही ये पिछले कुछ दिनों में गिरा होगा क्योंकि एक हाइप बन गई थी जब वो चिप्स को लेके और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में टाटा टेक्नोलॉजीज में शायद एक ओवरऑल एक हाइप बनी थी। सो मुझे लगता है कि स्टॉक ओवरऑल शायद बुरा नहीं है। तो मे बी जो है वो अभी इनको होल्ड करना चाहिए और यहां से अगर एक सब्सटैंशियल रैली बनेगी आने वाले महीने 2 महीने में तभी उसको एग्जिट का सोचना चाहिए। ठीक है, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी लेके चले? आई थिंक अभी तो नहीं, थोड़ा सा कुछ समय और वेट कीजिए और फिर मे बी 850 ऑनवर्ड्स जो है थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करते चलें अगर वो लेवल आता है तो। ठीक है सर। चलिए एक आखिरी सर का कमेंट ले लेते हैं फटाफट से। HAL पर ये जो हमारे व्यूअर हैं राकेश जो नाराज हो रहे हैं, इन्होंने 2-3 शेयर भेजे हैं लेकिन HAL फिलहाल हम पिक कर पाएंगे राकेश जी के पोर्टफोलियो से। HAL पर सर आपका क्या व्यू है? 4000 पर 100 शेयर की बाइंग है राकेश जी की। अगर आज के बाजार में देखें तो 5010 पर जो है ट्रेड कर रहा था। मैं एक्चुअली उनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा दिव्या, राकेश जी को, क्योंकि उनकी बाइंग बहुत नीचे की है और 5010 पे जो है ये शेयर की वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा है।
तो और ये अभी पीछे में बहुत बढ़ा है, ये पिछले कुछ हफ्तों में ये 4500 के करीब था कुछ हफ्ते पहले, और वहां से ये 5000 और 5100 के रेंज में चल रहा है। तो मेरी ये सलाह रहेगी, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और आप इसके जगह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर ले लीजिए। मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो बेटर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू HAL। ठीक है सर, तो ये हमारे तमाम प्राइम मेंबर्स के सवाल और सर ने उन पे अपनी राय दी है। जाते जाते सर एक बार आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आज फिर से मोमेंटम हमें इनमें नजर आया, क्या ये जो थीम है आगे चलती हुई आपको नजर आ रही है या फिर ये कुछ ही टाइम की जो है रैली है? आई थिंक रैली एक आ सकती है, मगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं लग रहा है, मगर मे बी शॉर्ट टर्म में एक रैली आ सकती है। सो वहां पे निकलना ही चाहिए, बिकॉज बहुत ओवर हाइप्ड हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, पर्टिकुलरली जो स्टॉक ब्रोकिंग वाले जो स्टॉक्स हैं वो काफी ओवर हाइप्ड हैं, डिपॉजिटरीज के स्टॉक्स ओवर हाइप्ड हैं। शायद AMC के स्टॉक्स अभी उतने ओवर हाइप नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली प्राइस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है हाल फिलहाल। सो मे बी वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट अदरवाइज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग में है, मेरा इंटरेस्ट AMCs में है, बट नॉट इन ब्रोकिंग, एंड डेफिनेटली नॉट इन प्राइवेट क्रेडिट, डेफिनेटली नॉट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वहां पे मेरा अभी कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एएमसी में सर कहाँ पर व्यू रख रहे हैं? मुझे लगता है HDFC AMC एक अच्छा स्टॉक है, 2450-2500 के दरमियान। HDFC AMC एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। सो ये अच्छी AMC है, AUM उनका बढ़ते ही जा रहा है विद SIPs, मनी कमिंग इन। सो मे बी बाइंग ऑन डिप्स का थोड़ा सा रखते हैं, तो 27-2800 का अगर हमें कहीं प्राइस मिलेगा एग्जिट का, तो वहां पे फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी 25-36 पर जो है ट्रेड होता हुआ 27-2800 तक के सर ने इस पे व्यू अपने रख दिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आज के शो में आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। जाने से पहले सर आपका डिस्क्लेमर। देखिए, मेरी अपनी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है इन तमाम शेयर्स में, मगर हमारे इन्वेस्टर्स की पोजीशंस हो सकती हैं, हमारे फंड्स की पोजीशन हो सकती हैं। तो दैट इज माय डिस्क्लेमर। थैंक यू मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, दिव्या। थैंक यू सो मच अमित सर। धन्यवाद।